जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 6। कल हमने चैप्टर 2 के कंसेप्ट्स कंप्लीट किए थे और उसके कुछ केस स्टडीज पास पेपर के क्वेश्चन होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दिए थे। असाइनमेंट उम्मीद है आपने की होगी। डिस्कशन स्टार्ट करें क्वेश्चंस की। चलिए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लिस्ट द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वैलिड एक्सेप्टेंस। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। जी मेरे भाई आप बताइए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, क्या क्या एसेंशियल्स है बताइए। हाँ जी आप बताइए एसेंशियल्स। नहीं याद किए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, शाबाश। और एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन स्टिपुलेटेड रीजनेबल टाइम। बस ठीक है, रिप्रोड्यूस कर देंगे। अच्छा आप नोट कीजिए, कह रहा है लिस्ट द एसेंशियल। लिस्ट डिस्क्राइब या डिस्कस करने को नहीं कह रहा। तो जब कभी वो लिस्ट करने को कहे तो यहाँ आइडेंटिफाई स्टेट इस तरह के अल्फाज बोले, लिस्ट आइडेंटिफाई स्टेट, इसका मतलब होता है आपने सिर्फ हेडिंग देनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। ठीक है, जब लिस्ट का वर्ड यूज करे इसका मतलब क्या है? हेडिंग देनी है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। लिस्ट आइडेंटिफाई स्टेट इस तरह। लेकिन जब कहे डिस्कस एक्सप्लेन इस तरह के अल्फाज का मतलब है हेडिंग भी आपने देनी है और एक्सप्लेनेशन भी। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एसेंशियल्स की हेडिंग चाहिए इसको। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट, लैला ऑफर टू मारिया हर स्कूटर फॉर कैश ऑफ ₹40,000। ऑफर की, मारिया एक्सेप्टेड द ऑफर एंड टेंडर्ड। टेंडर्ड का मतलब होता है गिवन, उसे प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंटेड। टेंडर्ड का मतलब क्या है? प्रेजेंटेड, उसको प्रेजेंट किया। क्या किया? प्रेजेंट। ₹39,000 कैश डाउन, डाउन पेमेंट 39,000। वी प्रॉमिस टू पे ₹1,000 बाय द इवनिंग, और 1,000 शाम को दे दिया जाएगा। बताइए जब कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट तय होती है और टाइम के बारे में मेंशन ना हो तो वो इमीडिएटली पेएबल होती है। इमीडिएटली पेएबल होती है, कैश इमीडिएटली पेएबल होता है। कैश जो है इमीडिएट, तो उसको कैश 40,000 उसने कहा फॉर कैश 40,000, इसका मतलब है ये इमीडिएटली पेएबल है। उसने 39,000 पे किया और 1,000 उसने कहा बाद में पे करूंगी शाम को। तो बताइए क्या उसने ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट किया? नहीं, एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये अगर ऑफर को एज इट इज एक्सेप्ट ना किया जाए, उसकी टर्म्स को चेंज किया जाए तो वो क्या हो जाती है? वो काउंटर ऑफर। तो ये काउंटर ऑफर है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये क्लियर हुआ? ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनी कंडीशन। ये उसने कंडीशन ऐड किया ना, या एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये जो उसने पेमेंट के 2 हिस्से कर दिए ना, ऑफर में तो 2 हिस्सों की बात नहीं हुई थी। पेमेंट के जो 2 हिस्से कर दिए, ये उसने ऑफर को कंडीशनली एक्सेप्ट किया। क्लियर? नेक्स्ट, अदील ऑफर टू सेल हिज हाउस टू साइमा। अनम हु वाज अवेयर ऑफ सच ऑफर सेड दैट शी इज रेडी टू बाय अदील्स हाउस। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? ऑफर को वो ही एक्सेप्ट कर सकता, ऑफर ही एक्सेप्ट कर सकता है, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव एजेंट वगैरह। ठीक है, ऑफर को ऑफर के अलावा और कोई पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे अदील ने ऑफर किसको की? साइमा को ऑफर की। क्या अनम उसको एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसमें ए में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जी हाइब्रिड वाले स्टूडेंट क्लियर है? ये अगर इस केस स्टडी की आपको समझ आ गई तो हाथ उठाइए, जरा पता चल जाए मुझे। चलिए शाबाश। हाँ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यही बताना है कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें अनम और अदील के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट, और अनम और साइमा के दरमियान में भी नहीं हुआ क्योंकि साइमा ने एक्सेप्टेंस नहीं दी। शाबाश। अच्छा लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट बता दूं। अदील ने साइमा को ऑफर की, अनम ने कहा मुझे मंजूर है। अगर अदील चाहे, अब ये अनम की तरफ से ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफर है, अगर अदील चाहे तो अनम की ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर अदील अनम की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, बाद में साइमा एतराज कर सकती है कि मुझे ऑफर की थी, अनम को क्यों भेज दिया? हाँ, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर रिवोक कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? आगे बी, आजम सोल्ड हिज बिजनेस टू बाबर विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज कस्टमर्स। आजम ने बिजनेस बेच दिया किसको? बाबर को। अपने कस्टमर्स को नहीं बताया। अब पहले दुकान पे कौन बैठता था? आजम। अब कौन बैठेगा? बाबर। जाजिब सेंट एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स टू आजम बाय नेम। जाजिब ने सप्लाई ऑफ गुड्स का ऑर्डर भेजा। जाजिब को नहीं पता था कि अब आजम नहीं, अब तो बाबर है। जाजिब ने एज यूजुअल ऑर्डर दिया कि भाईजान मुझे 500 यूनिट भेज दो, क्वांटिटी इस चीज के।
और किस आजम के नाम पे, क्योंकि जाजिब समझ रहा था दुकान पे आजम बैठा होगा, दुकान पे बैठा था बाबर, बाबर ने रिसीव द ऑर्डर एंड सप्लाई द गुड, बाबर ने ऑर्डर रिसीव किया और गुड्स को सप्लाई कर दिया। इज जाजिब लायबल टू एक्सेप्ट द गुड्स? नहीं, लायबल नहीं। क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि उसने ऑफर की थी आजम को, एक्सेप्ट कर ले बाबर ने। यहां पे कहानी में ट्विस्ट एक जगह पे है सिर्फ, वो क्या है? जाजिब सेंड ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू आजम बाय नेम। अगर आजम के नाम से नहीं, बिजनेस के नाम, बात कर कुछ लोगों ने बिजनेस का नाम रखा होता है, गोल्डन स्टार्स फॉर एग्जांपल, इस तरह का कुछ भी, अगर बाय नेम जाता ना तो फिर उसे एक्सेप्ट करना पड़ता। लेकिन इसने चूंकि बाय इंडिविजुअल नेम भेजा था जाजिब ने ऑर्डर, तो आजम को भेजा था, तो आजम को भेजा तो उसका मतलब एक्सेप्ट भी आजम ही कर सकता है। ये समझ आई? केस स्टडी क्लियर? जी जी। क्या चीज? क्या चीज? यही केस स्टडी अभी की तो थे, मैं दोबारा कर देता हूं, कोई बात नहीं। आजम सोल्ड हिज बिजनेस टू, आजम ने अपना बिजनेस बेचा बाबर को विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज कस्टमर को नहीं बताया। बिजनेस आजम ने किसको बेच दिया? बाबर को। जाजिब एक कस्टमर था, उसे नहीं पता था बिजनेस बिक गया। जाजिब ने ऑर्डर इशू किया आजम के नाम पे, पहले भी आजम के नाम पे ऑर्डर देता बेचता होगा कि आजम भाई ये बेच दो, आजम भाई ये चीजें बेच दो, आजम भाई ये चीजें बेच, इस दफा भी उसने कहा आजम भाई ये चीजें बेच दो, आजम भाई की बजाय बाबर भाई ने चीजें बेच दी। जाजिब ने कहा मैं तो नहीं लूंगा ये चीजें, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। क्या सही कह रहा है जाजिब? क्या जाजिब और बाबर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ? मेरे भाई आप बताइए, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जाजिब ने ऑर्डर दिया, उधर से आजम ने उसको, बाबर ने उसको सेंड कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जाजिब ने ऑर्डर दिया था आजम को, एक्सेप्ट करना चाहिए था आजम को, उसके बजाय बाबर ने एक्सेप्ट कर लिया। ये वही ऊपर वाले केस है, अदील ने ऑफर की साइमा को, आजम ने कहा ये ले, जाजिब ने कहा सामान भेजने का आजम को, बाबर ने भेज दिया। तो ये बाबर की तरफ से सामान भेजना एक्सेप्टेंस नहीं है बल्कि ऑफर है। लेकिन सर जाजिब को तो पता ही नहीं है कि चेंज कर दिया। हाँ, जब चीजें आई तो तब पता चला ना, जब चीजें उसके पास जाजिब के पास पहुंची तो तब उसको पता। हाँ, उसमें मेंशन नहीं, असल में ना मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो लीगल केस होते हैं ना, ये बड़े बड़े 3-3, 4-4 सफ़ों के होते हैं फैक्ट, बल्कि असल में जो जजमेंट होती है ना वो तो 20-20, 25-25 सफ़ों पे होती है। उन्होंने सिर्फ बाज़-औक़ात ना फैक्ट्स को समराइज करते हैं, बाज़-औक़ात सारी रेलिवेंट चीज़ें आ जाती हैं, बाज़-औक़ात सारी रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं आते। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मुझे बताएं, आई कैप ने अगर आपको एक कंसेप्ट सिखाना है, उसके लिए 5 सफ़ों की केस स्टडी दे दे, आप लोग केस स्टडी पढ़ते पढ़ते आपको पता चलेगा सीखना क्या चीज़ थी, उसमें और भी रेलिवेंट चीज। तो बाज़-औक़ात केस स्टडी को स्टूडेंट लेवल पे सिंप्लीफाई करने के लिए वो उसकी शॉर्ट समरी बना देते हैं, जिसमें कभी कभार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो उसे बतानी चाहिए थी छुप जाती है। ठीक है, असल में ये इस केस में हुआ ये था, जब चीजें आई ना तो उनमें कुछ चीजें खराब थी, और जाजिब ने कहा कि यार पहले भी चीजें मंगवाता हूँ, पहले तो कभी खराब नहीं भेजी, ये क्या चीज है। जब उसने थोड़ा देखा कि एड्रेस वगैरह किसने भेजा है, पीछे उसका बाबर का नाम लिखा हुआ था, उसने कहा बाबर कौन है? वो फिर पता चला आजम तो छोड़ के चला गया। उसने कहा ना मेरी डीलिंग तो आजम के साथ होती थी, मेरा उसके ऊपर एतबार था। क्या अब जाजिब ये बाबर ने जो गुड सप्लाई किया पे करने के लिए लायबल है? नहीं है, क्योंकि कभी जाजिब और बाबर के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। क्लियर हो गई चीज? अच्छा, आपके सामने जो छोटी मोटी चीजें आई ना उन्हें क्लियर करते जाया करें, ठीक है, इससे कंसेप्ट निखरता है, बजाय ये कि आप उन्हें कि अच्छा इसमें भी कोई ना कोई चीज होगी रटल गए आगे जाएं, उससे फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी। जी जी। नहीं, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ये उसको तो पता ही नहीं था ना, जब चीजें उसके पास आई, रिसीव हुई, रिसीव होने के बाद उसे पता चला डिफेक्टिव है, उसने उसके बाद उनको रिटर्न किया, उसने कहा मैं पेमेंट नहीं करूंगा, और कोर्ट ने कहा था कि आप पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है। चीजें एक्सेप्ट कर लेना इसका ये मतलब नहीं है कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, चीजें आपके पास समटाइम रिटर्न की ऑप्शन भी होती है, चीज रिटर्न भी कर सकते हैं और वारंटी भी होती है। बहरहाल इसमें मेन कंसेप्ट समझ आ गया आपको कि जिस पार्टी को ऑफर की जा रही थी, एक्सेप्टेंस किसी दूसरी पार्टी की तरफ से आई और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जी जी। हाँ, जाजिब अगर चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, वो तो इन एनी केस कर सकता है, बिल्कुल, अगर खराब भी थी कर सकता है, लेकिन अगर ना करना चाहे तो ना भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। जी जी जी। सर मेरा क्वेश्चन था कि अगर सिर्फ ये लाइन लिखी होती कि जाजिब सेंड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, जी जी, और जाजिब को ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो आजम है वो अपना बिजनेस बाबर को सेल कर चुका है,
जी जी। तो क्या इस केस में ये लायबल होता था पे करने के लिए? अच्छा, अगर जाजिब को पता नहीं होता, लेकिन जाजिब ने जो ऑर्डर इशू किया होता वो पर्सनल नेम से, आजम के नाम से नहीं, शॉप के नेम से किया होता, और नया बिजनेस भी उसी शॉप से के नेम से हो रहा है जो, तो उस सूरत में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता, उस सूरत में जाजिब इस डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए पाबंद होता। क्लियर जी। यहाँ पे सबसे बढ़िया जो जिसकी बेस पे केस का डिसीजन होना है वो ये है कि उसने बाय नेम ऑर्डर, तो जिस बंदे को बाय, इसका मतलब स्पेसिफिक ऑफर थी, स्पेसिफिक ऑफर वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है जिसका नाम है, जिसके नाम पे है, कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 21. डिस्कस वेदर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन फॉलोइंग केसेस। ए, Adil asked Mohsin to send the reply of his offer by email, but Mohsin sends reply by letter. Acceptance not in prescribed manner. Valid contract नहीं है, लेकिन हाँ जी, अदील के पास दो ऑप्शन, या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट करे और कम्युनिकेट कर दे, या रिजेक्ट करे और, ये बात क्लियर है ना आपको? इसको क्या कहते हैं? Not in prescribed manner. Acceptance not in prescribed manner. Deviated acceptance. B. Azam was expecting the reply by email but did not prescribe any method of communication of acceptance, and Babar sends acceptance by letter, being customary practice in their trade. अच्छा, आजम एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईमेल आएगी, वो ईमेल पे इंतजार करता रहा, लेकिन बाबर ने, जैसा कि बिजनेस में रूटीन होता है, लेटर के जरिए से जवाब दिया। आजम ने ये नहीं बताया हुआ था कि कैसे जवाब दे। अब मुझे बताइए, अगर मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रेस्क्राइब्ड ना हो तो क्या ये रीजनेबल मोड है? बिल्कुल। कस्टमरी का मतलब यही है कि जो रीत रिवाज के मुताबिक जो भी चलता है उनके बिजनेस में, तो चूंकि उसके मुताबिक ही, कस्टम के मुताबिक ही लेटर सेंड किया, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेप्टेंस वैलिड है, ये एक्सेप्टेंस वैलिड है। अगर आजम चाहता था कि उसे ईमेल के जरिए से ही जवाब आए तो उसे खास तौर पर ऑफर में लिख देना चाहिए था, ईमेल के जरिए जवाब दो भाई। अगर नहीं लिखा तो अब जवाब जो भी उसका रीजनेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसके जरिए से आएगा, और उसने उसी के जरिए से भेजा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, अब रिजेक्ट नहीं हो सकता। सी, आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर। आजम ने बाबर को ऑफर की, एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय टेलीग्राम, और कहा कि टेलीग्राम के जरिए से ऑफर एक्सेप्ट करे। बाबर सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, तो इसी को रिपीट कर दिया उसने। नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट करेगा बताना पड़ेगा। क्लियर? ए और सी एग्जैक्टली मेरा हाल है, एक ही सोल्यूशन है दोनों का। नेक्स्ट 22. Adil offers by letter to sell a van to Kashif for ₹100,000. अदील ने लेटर के जरिए से ऑफर की काशिफ को 100,000 में वैन सेल करने की। द लेटर रीचेस काशिफ ऑन 8 मार्च। अब ये ऑफर का लेटर कब पहुंचा? 8। काशिफ एक्सेप्ट्स बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट ऑन 9 मार्च। द लेटर रीच्ड अदील ऑन 11 मार्च। When is communication of acceptance is completed? Acceptance of communication 2 phases में complete होती है। अब ये बहुत अहम कंसेप्ट है, कल भी हमने इसके ऊपर बार बार जिक्र किया था, आज फिर क्वेश्चन आ रहा है। एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है 2 फेजेज में। कौन कौन से 2 फेजेज? एज अगेंस्ट ऑफरर, एज अगेंस्ट ऑफरी। अच्छा, अब यहाँ पे ऑफर की बात नहीं कर रहा, यानी अदील ने जो लेटर भेजा उसकी बात नहीं कर रहा, उसको तो छोड़ दे। एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, यानी काशिफ ने जो लेटर भेजा है। काशिफ ने लेटर सेंड किया 8 मार्च को, सॉरी हाँ, काशिफ ने लेटर सेंड किया 9 मार्च को, पहुंचा वो 11 मार्च को। 9 मार्च को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई एज अगेंस्ट अदील। 9 मार्च को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई एज अगेंस्ट अदील। इसका मतलब है अब अदील के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अदील इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, 9 तारीख के बाद। अगर अच्छा 10 तारीख को अदील को नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, अदील को तो नहीं ना पता, क्या अदील इस अपने ऑफर को कैंसिल कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो इन प्रोसेस है ना, अब वो इन प्रोसेस है। जैसे अदील और दूसरा कौन है? काशिफ। अदील ने लेटर सेंड किया काशिफ को, काशिफ ने एक्सेप्टेंस भेजी 9 मार्च को सेंड कर दिया, और ये पहुंचा लेटर 11 मार्च को। 9 मार्च को लेटर सेंड किया, 11 मार्च को उस तक पहुंचा। अब जब ये लेटर फर्ज कीजिए दरमियान में है, हम क्या कहते हैं?
एक्सेप्टेंस इज ये एक्सेप्टेंस है ना, एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफर अदील। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अदील के ऊपर अब ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है, अदील इसे कैंसिल नहीं कर सकता। अब रस्ते में हालांकि एक्सेप्टेंस लेटर अदील को नहीं पता, अदील अपनी ऑफर कैंसिल करना चाहे कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन इस पॉइंट पे ये एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड एज अगेंस्ट ऑफर, एज अगेंस्ट ऑफर नहीं। अभी इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्टेंस अगर इन प्रोसेस में हो ना तो याद रखें ये ऑफरर इसे कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन ऑफरी एक्सेप्टर अगर चाहे तो कर सकता है। फर्क पता क्या है? इससे ये एक्सेप्टेंस लेटर पहुंचने से पहले पहले रेवोकेशन का लेटर पहुंचाना होगा, रेवोकेशन का लेटर पहुंचाना होगा। ये बात समझ आए? तो अब मुझे बताइए, व्हेन दिस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट अदील 9 तारीख को और एज अगेंस्ट काशिफ 11 तारीख को। ये बहुत अहम, इसको मार्क कर ले क्वेश्चन 22 को, इसको घर जाके आपने फिर से देखना। अगर अदील को एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो फिर ये एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन होगी एज अगेंस्ट ऑफरी भी। अब ऑफरी काशिफ भी बैकआउट नहीं कर सकता। नहीं, रेवोकेशन प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं होता, ठीक है? एक्सेप्टेंस का होता है प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। 23 आजम ऑफर्ड ए रिवार्ड फॉर एनीवन हु फाइंड्स हिज लॉस्ट डॉग। बाबर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर फाइंड्स एंड रिटर्न्स द डॉग। कैन बाबर क्लेम द रिवार्ड? क्यों? उस तक ऑफर पहुंची ही नहीं, ठीक है? ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है। अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की जा सकती और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। अदील ऑफर्स बाय लेटर। अब इसमें भी टाइम आ गया, अब ध्यान से आपने करना, अभी आप मुझे करवाएंगे। अदील ऑफर्स बाय लेटर टू सेल हिज हाउस टू काशिफ। काशिफ एक्सेप्ट्स द ऑफर बाय लेटर पोस्टेड ऑन 4th May। द लेटर रीचेज अदील ऑन 6th May। 4 मई को एक्सेप्टेंस लेटर भेजा, 6 मई को पहुंचा। What is the time period by which Adil can revoke his offer? 4 अप्रैल से पहले पहले, क्योंकि 4 अप्रैल को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट अदील 4 अप्रैल को, और उसके बाद अदील बैकआउट नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर अदील ने अपनी ऑफर रिवोक करनी है तो काशिफ का एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करने से पहले पहले कर सकता है। एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हो गया तो मिला या चाहे नहीं मिला, लेकिन ऑफर बाउंड हो जाता है। ये 4 मई वाली बात समझ आ गई? ये हाइब्रिड वाले स्टूडेंट अगर बात समझ आ गई तो जरा हाथ उठाइए। शाबाश शाबाश, हाथ बिल्कुल ठीक। बी, व्हाट इज द टाइम पीरियड बाय विच काशिफ कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस? बिफोर 6 मई, क्योंकि 6 मई को जब लेटर पहुंच गया तो कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरी भी कंप्लीट हो गई, एज अगेंस्ट काशिफ भी कंप्लीट हो गई। क्लियर है जी? आगे चलें। 25 तलाल ऑफर्ड बाय लेटर ऑन October 1st टू सेल गुड्स टू बिलाल इन मुल्तान। तलाल ने लेटर के जरिए ऑफर की 1 अक्टूबर को कि वो बिलाल को गुड सेल करेगा मुल्तान में। बिलाल रिसीव्ड द ऑफर ऑन 11 अक्टूबर। बिलाल ने 11 अक्टूबर को ऑफर रिसीव हुई उसे एंड गिव हिज एक्सेप्टेंस, और अपनी एक्सेप्टेंस दे दी उसने, 11 की दे दी। ऑन 18 अक्टूबर तलाल रोट ए लेटर रिवोकिंग हिज ऑफर। तलाल ने 18 तारीख को लेटर लिखा ऑफर रिवोक की। लेटर वाज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर। लेटर बिलाल के पास कब पहुंचा? 20 अक्टूबर को। लेटर वाज रिसीव्ड बाय बिलाल ऑन 20 अक्टूबर। इज रेवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड? नहीं, वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? हाँ, 11 को एक्सेप्टेंस अब हो गई है एज अगेंस्ट ऑफर, तो 11 के बाद वो ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। 11 के बाद ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, तो इसमें रेवोकेशन वैलिड नहीं है। क्लियर? 26 यही क्या आपके पास पेपर का भी क्वेश्चन है। 26 अटेंटिव होकर जरा। मुराद ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर ₹400,000। सनम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इनक्लोज्ड ए पे ऑर्डर ऑफ ₹150,000 with a promise to pay the balance in monthly installment of ₹62,500 each.
मुराद ने 4 लाख की गाड़ी बेची, सनम ने कहा ठीक है और 1.5 लाख ये लो और बाकी 62,500 की मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है? नहीं, ये टर्म एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल नहीं है। उसने टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर दिया। उसने तो 4 लाख कैश का था, 4 लाख फौरी पे करना जरूरी था, पार्शियली काउंटर ऑफर होगी। शाबाश। अंडर द प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट एट लीस्ट एक्सप्लेन वेदर इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन आपने लिखना क्या है? आगे लिखना है मुराद अगर चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो इसको रिजेक्ट कर दे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुराद चाहे तो इसको एक्सेप्ट, इस ऑफर को भी, क्योंकि ये उसकी तरफ से काउंटर ऑफर है ना, तो काउंटर ऑफर है, ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई। अब अगर चाहे मुराद तो ये ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। जी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। ये क्या? अच्छा पीछे, ओके ओके ओके। 27 बतूल ऑफर टू सेल, ये भी आई क्या आपका क्वेश्चन है। बतूल ऑफर टू सेल हर टू साकिब फॉर ₹4.2 million. Saqib accepted the offer and sent a check of ₹1.5 million with a stipulation to pay the balance in 24 equal monthly installments of ₹112,500 each. Explain whether it is a valid contract. Valid contract नहीं है। क्यों valid contract नहीं है? एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल नहीं है, ये काउंटर ऑफर समझी जाएगी। बतूल चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, चाहे रिजेक्ट कर ले, बहरहाल इसकी बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता। क्लियर? अच्छा, अब ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और ये मेरा ख्याल है आज के लेक्चर का सबसे अहम क्वेश्चन भी समझ लीजिए, या बड़ा क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। Under the provisions of contracts and briefly describe when the communication of the offer and acceptance and the revocation of offer was completed as against Salim and Ghazi under the above circumstances. Whether a binding contract was created between Salim and Ghazi. अच्छा, अब हम साथ साथ एनालिसिस पढ़ते जाएंगे, साथ साथ फैक्ट्स का एनालिसिस करते जाएंगे। इसमें डेट्स खास तौर पे आपने लिखनी है कि कौन सी डेट को क्या हुआ। On 3rd December 2018, Salim offered by a letter to sell his laptop to Ghani for ₹50,000. 3 सितंबर को ऑफर की लैपटॉप सेल करने की 50,000। गाजी रिसीव्ड द लेटर ऑन 5 सितंबर 2018। लेटर पहुंचा 5 सितंबर को। क्या 5 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ? किसी पे नहीं, अभी तो लेटर पहुंचा, एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। ऑन 6 सितंबर 2018 गाजी पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू सलीम। 6 सितंबर को उसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। अब मुझे बताइए यहाँ पे सिचुएशन क्या है? अगर सलीम अपनी ऑफर को रिवोक करना चाहे 6 तारीख को कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 6 तारीख को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई एज अगेंस्ट ऑफरर। अब सलीम एज अगेंस्ट सलीम, अब सलीम अपनी ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। सलीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। लेकिन अगर गाजी चाहे तो वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टेंस ऑफरर तक जाने से पहले पहले। अच्छा, लेटर पोस्ट किया गया है 6 सितंबर को। द लेटर रीच सलीम ऑन 8 सितंबर 2018। अब लेटर 8 सितंबर 2018 सलीम को पहुंच गया, तो उसका मतलब है 8 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट एज अगेंस्ट ऑफरी यानी एज अगेंस्ट गाजी भी कंप्लीट हो गया। आगे क्या कह रहा है? सलीम रोड ए लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्टेड इट टू गाजी ऑन 5 सितंबर 2018। सलीम ने अपनी ऑफर को रिवोक करने के लिए लेटर भेजा 5 सितंबर को। लेटर रीच्ड गाजी ऑन 7 सितंबर। लेटर 7 सितंबर को पहुंचा। बताइए क्या ऑफर रिवोक हो सकती है? देखिए, इससे गर्ज नहीं है भेजी कब, वो पहुंची कब, इससे गर्ज है। उसके नॉलेज में कब आई, इससे गर्ज है। तो 7 तारीख को ऑफर को रिवोक किया जा रहा है। ऑफर को कब रिवोक किया जा रहा है? लेकिन गाजी ने सलीम ऑफर रिवोक करा है 7 तारीख को, लेकिन गाजी ने 6 तारीख को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दी थी एज अगेंस्ट ऑफरर। इसका मतलब है अगर 6 तारीख को एज अगेंस्ट सलीम कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो 7 तारीख को सलीम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं, ऑफर कैंसिल नहीं कर सकता। ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। जी कुछ समझ आया इसमें? ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको एज अगेंस्ट ऑफरर और एज अगेंस्ट ऑफरी वाली सिचुएशन कंसेप्ट पता है तो फिर ये इजी है। लेकिन जिस स्टूडेंट को एज अगेंस्ट ऑफरर और एज अगेंस्ट ऑफरी एक्सेप्टेंस का रूल नहीं पता, उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल है।
हाँ शाबाश शाबाश, बिल्कुल। रेवोकेशन लेटर जब पहुंचे तो तब रेवोकेशन होगी, जिस दिन भेज दिया उस दिन रेवोकेशन नहीं हो जाएगी। ये जो एक्सेप्टेंस, ये जो रूल है ना, एज अगेंस्ट ऑफर एज अगेंस्ट ऑफरी, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए है, ये ना ऑफर के लिए है ना रेवोकेशन के लिए। ऑफर भी तब होगी जब अगले बंदे को पता चलेगी, रेवोकेशन भी तब होगी जब अगले बंदे को पता चलेगी। सिर्फ एक्सेप्टेंस दो फेजेस में होती है, एज अगेंस्ट ऑफरर और एज अगेंस्ट ऑफरी। तो उसने रेवोकेशन भेजी 5 को, पहुंची 7 को, तो कब समझा जाएगा रेवोकेशन हुई? 7 को, जब उसके नॉलेज में आई, जब पहुंची। एक्सेप्टेंस का रूल है 2 फेजेस में, रेवोकेशन का रूल नहीं है। रेवोकेशन एक ही फेज में होगी, जब पहुंचेगी दूसरी पार्टी तक। हमने इस केस में सलीम को चाहिए था, अगर वो उसने रिवोक करना चाहता है ना, तो रेवोकेशन का लेटर कब पहुंचाए, किस डेट को पहुंचाए? 6 सितंबर से पहले पहले, जब उसने गाजी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया उससे पहले पहले, 6 से पोस्ट करने से पहले पहले। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे चलते हैं। इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड इन फॉलोइंग केसेस? ए, Zain offered Daud his car for ₹3 million on 15 जनवरी। 15 जनवरी को जैन ने दाऊद को ऑफर की कि भाई मेरी गाड़ी 3 मिलियन में खरीद ले। ये ऑफर किया है। जैन डाइड ऑन 18 जनवरी। जैन की 18 जनवरी को डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो जाए, बताइए मुझे, ऑफर बाकी रहती है कि खत्म? शाबाश, यही सुनना चाह रहा था। डिपेंड करता है ऑफरी को पता चला कि नहीं पता चला। अगर ऑफरी को डेथ का पता चल गया, ऑफर खत्म। अगर ऑफरी को डेथ का पता नहीं चला तो ऑफर वैलिड है, ऑफर। शाबाश। जैन ऑफर करके मर गया 18। दाऊद एक्सेप्टेड जैन्स ऑफर ऑन 20 जनवरी व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज डेथ। अच्छा, ये व्हेन ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज डेथ का मतलब क्या है? उसको पता था कि जब उसे पता चला फिर उसने एक्सेप्ट किया, तो हाँ भाई, ऑफर तो खत्म हो गई, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहां पे एक लफ्ज को अगर चेंज कर दे, ऑन 20 जनवरी बिफोर ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज डेथ, बिफोर डेथ का अवेयर होने से पहले, तो फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। अच्छा, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, इसको पूरा कौन करता? जैन की तो डेथ हो गई, जैन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? आगे चलते हैं। बी, Zain offered Daud his car for ₹3 million on 15 January. Zain died on 18 January. Daud accepted Zain's offer on 20 January in ignorance of the fact of Zain's death. In ignorance of the fact का मतलब क्या है? कि इसे नहीं पता कि Zain की डेथ हो गई है। तो अब क्या हो गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। 30 जी जी। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो पार्टीज को जोड़ देता है, बाइंड कर देता है कि अब आपकी जिम्मेदारी है, पार्टीज को बाइंड करने का कि लीगल रिलेशनशिप में बाइंड कर देता है पार्टीज को, क्या पार्टी ने अपना अपना रोल प्ले करना है, कोई पीछे नहीं हट सकता, बैकआउट नहीं कर सकता। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। बाइंडिंग का मतलब अब जो पूरा करना लाजमी है। ए, आजम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय पोस्ट ओनली। बाबर टेक्स्टेड हिम हिज एक्सेप्टेंस इन SMS। एक्सेप्टेंस हो गई कि नहीं? नहीं, नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। आजम रिस्पॉन्डेड टू दैट ही विल ओनली कंसीडर हिज एक्सेप्टेंस व्हेन ही विल रिसीव द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। आजम ने कहा नहीं नहीं, SMS के जरिए से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, अभी भी अगर तुम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेज दो तो मैं मंजूर कर लूंगा। SMS ना मंजूर है, लेकिन लेटर अगर अभी भी भेज दो तो मंजूर कर लूंगा। ये कहा। बाबर डिड नॉट सेंड एनी लेटर। बाबर ने लेटर नहीं भेजा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? हाँ, अगर बाबर इसके रिमाइंड करवाने पे लेटर भेज देता फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, क्योंकि उसने, आजम ने फिर भी उसको ऑप्शन दे दिया कि चल यार, अभी भी पहली गलती माफ, अभी भी तुम अगर सीधे रास्ते पे आ जाओ तो मैं तुम्हें बेच दूंगा चीज। नहीं, ये ऑफर रिन्यू नहीं, हाँ कहा जा सकता है एक तरह से ऑफर रिन्यू हो गई। कह सकते हैं कि आजम ने अपनी ऑफर रिन्यू कर दी, क्योंकि काउंटर ऑफर से नहीं, लेकिन ये पहली ऑफर भी वैलिड है, पहली ऑफर भी वैलिड ही है अभी। ठीक है। हाँ हाँ, क्वालिफाइड एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर है, इसी वजह से वो उसको ये कह रहा है कि अगर आप उसको, हाँ रीजन बता रहा है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपने जिस मेथड में मैंने कहा था, मोड में कहा था, आपने उस मोड में सेंड नहीं किया, अब सही वाले मोड में सेंड कर दें। ये
एक तरह से रिकॉल करवा रहा है उसको ऑफर। न्यू ऑफर कहना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, ऑफर को रिकॉल क्या कहना चाहिए, रिमाइंड करवा रहा है कि भाई मुझे उसी मेथड से भेजो। B. Azam makes an offer to Babar and asks him to accept the offer by post only. Babar sent him his acceptance by fax under acknowledgement. पोस्ट कहा था, बाबर ने फैक्स भिजवा दी। Azam did not insist on a letter to be sent. Babar did not send any letter. अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, लेकिन चूंकि पार्टी ने इंसिस्ट नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्क है इसमें एक्सेप्टेंस नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर में और नॉट फुलफिलिंग कंडीशन में। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन होती, फुलफिल ना हुई होती तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। यहां पे चूंकि उस पार्टी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो कह रहे कॉन्ट्रैक्ट। कितने को कैसे ना भाई खत्म नहीं हो रहा, ये लास्ट है। Kamran offered Jamil 50 laptops for ₹78,000 each and said that if you agree you will have to deposit 10% by tomorrow in my bank account. कामरान ने कहा 50 लैपटॉप 78,000 के हिसाब से बेचने को तैयार हूं, अगर राजी हो तो 10% मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दो। Jamil deposited 10% amount in Kamran's bank account the next day but did not communicate otherwise. Acceptance communicate नहीं की, लेकिन जो conditions थी वो पूरी कर दी। क्या कंडीशन पूरी करना वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल। तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस हो गई इसकी तरफ से। क्लियर? चलिए, अच्छा अब ये तो हो गए क्वेश्चन, लेकिन आपको पता है क्या हमारे पेपर में एमसीक्यूज आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो हमने एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है कि नहीं? आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए हैं? कल मैंने कहा नहीं था? अच्छा, दो ऑप्शंस हैं, जैसे आप कहें वैसे। एक ऑप्शन ये है कि पहले आपसे कह दिया जाए आप एमसीक्यूज घर से अटेम्प्ट करके लाएं और फिर कल डिस्कस किया जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि अभी क्लास में डिस्कस करें, आप खुद करके लाएंगे कल। अच्छा चलें, ठीक है। अब फिर क्या करें? नहीं छोटे नहीं, एक मिनट है। आपको नेक्स्ट चैप्टर के तो अभी नोट्स नहीं मिले होंगे। हाँ चलो, मैं पढ़ा भी नहीं सकता। अच्छा वैसे अल्लाह जानता है, हम जब स्कूल में तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे ना, तो अपने टीचर से ऐसे छुट्टी मांगते हैं, सर जी मेहरबानी छुट्टी दे, और बड़ी खुशी होती थी जब सर छुट्टी दे देते थे। चलिए ठीक है, हाँ ठीक। चलिए आज का लेक्चर फिर यहाँ पे हम खत्म करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज का लाजमी अटेम्प्ट करके आने हैं और टिक लगाने हैं। मैंने आपके नोट्स के ऊपर टिक चेक करने हैं, टिक लगाया कि नहीं, ठीक है? आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।